हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। विच गेज कैन्यूला इज़ यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूशन। यहाँ पर पूछा गया था कौन से गेज का जो कैन्यूला है वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए 16 गेज ग्रे कलर कैन्यूला, ऑप्शन नंबर बी इज़ 18 गेज ग्रीन कलर कैन्यूला, ऑप्शन नंबर सी इज़ 20 गेज पिंक कलर कैन्यूला एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 14 गेज ऑरेंज कलर कैन्यूला। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 18 गेज ग्रीन कलर कैन्यूला। ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए 18 गेज का ग्रीन कलर कैन्यूला जो है उसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऑल आर क्लिनिकल फीचर ऑफ मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट। ये सभी जो है मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज़ न्यूशल रिजिडिटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ पुअर फीडिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ हाई पिच्ड क्राई एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है ये क्लिनिकल फीचर नहीं है मेनिंजाइटिस का। बाकी यहाँ पर जो तीनों सिम्टम्स दिए गए हैं ये सभी क्लिनिकल फीचर्स हैं मेनिंजाइटिस के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कम अंडर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। ये सभी चीज़ें पर्सनल हाइजीन के अंदर आती हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ ओरल हाइजीन, ऑप्शन नंबर बी इज़ बाथिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ शेविंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वुंड ड्रेसिंग। का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी वुंड ड्रेसिंग। वुंड ड्रेसिंग जो है ये पर्सनल हाइजीन के अंदर नहीं आता है। बाकी ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये पर्सनल हाइजीन में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्निक्स कैशियोसा, ऑप्शन नंबर बी इज़ एमनियोटिक फ्लूइड, ऑप्शन नंबर सी इज़ ब्लड सब्सटीट्यूट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वाटसन्स जेली। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी वाटन्स जेली। लगते हैं जो वाटन्स जेली है ये एक जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर रहता है और ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स के द्वारा बना हुआ रहता है। इसका फंक्शन होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को वॉर्म के अंदर यूट्रस के अंदर प्रोटेक्ट करके रखना और इंसुलेशन को मेंटेन करना, हीट रेगुलेशन एंड हीट मेंटेनेंस करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्डियक आउटपुट इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ रेस्पिरेटरी रेट इंटू रिजर्व वॉल्यूम, नंबर सी इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू ब्लड प्रेशर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। तो यहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट है अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड ईच वेंट्रिकल के द्वारा जो है पंप किया जाता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि पर बीट में, एक बीट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया गया है तो उसे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सकते हैं एवरेज 70 ml जो है ब्लड पर बीट में पंप किया जाता है एक वेंट्रिकल के द्वारा। तो यदि हमें कैलकुलेट करना है कार्डियक आउटपुट की पर मिनट में जो है कितना अमाउंट ऑफ ब्लड एक वेंट्रिकल जो है वो पंप करती है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर्मूला रहेगा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 70 ml है पर बीट और हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रहती है 72 बीट्स पर मिनट। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ जो है पुट करेंगे फॉर्मूले में। स्ट्रोक वॉल्यूम 70, हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 72 बीट्स पर मिनट होती है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिज़ल्ट निकल के आएगा 1 मिनट में जो कार्डियक आउटपुट रहता है दैट इज़ 5 लीटर।
5 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ IgG, ऑप्शन नंबर बी इज़ IgM, ऑप्शन नंबर सी इज़ IgE एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ IgA। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी IgM। IgM जो एंटीबॉडी होती है इसका साइज़ जो है वो बड़ा रहता है, मैक्रो साइज़ की रहती है, इसलिए ये जो प्लेसेंटा है इसको क्रॉस नहीं कर पाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द स्टेजेस ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम प्रोग्रेस इन द फॉलोइंग स्टेज। यहाँ पर पूछा गया है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके से रहेगी, स्टेजेस बताने हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेजिस्टेंस, एग्जॉस्शन, देन अलार्म, ऑप्शन नंबर बी इज अलार्म, एग्जॉस्शन, देन रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी इज अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉस्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एग्जॉस्शन, अलार्म एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉस्शन। ये जो प्रोसेस है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम के अंदर आ जाती है। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में गैस भी लिखा जाता है। आप देख सकते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। इस कंडीशन में ये बताया जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था साइंटिस्ट हैंस सेली ने 1946 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम में ये बताया गया है कि जब भी हम स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी में जो है अलार्म स्टेज आती है, अलार्म स्टेज के बाद रेजिस्टेंस स्टेज आती है, देन लास्ट में एग्जॉस्शन स्टेज रहती है। इसके लिए आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज़ कि हमारे एग्ज़ाम का टाइम टेबल आता है तो उस टाइम हम अलार्मिंग वाली कंडीशन में रहते हैं, एकदम से हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, अब स्टडी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस स्टेज होती है ये वो स्टेज रहेगी जिसमें हम स्टडी करने लगते हैं, कंटिन्यू स्टडी हम फोकस करके करने लगते हैं, 10-15 डेज़ तक कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद एग्जॉस्शन स्टेज वो स्टेज रहेगी जब हम स्टडी कर के थक चुके हैं, पूरा हम जो है थक गए, एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरे तरीके से, तो उस कंडीशन को एग्जॉस्ट स्टेज कहा जाता है। जैसे जब भी हमारी लाइफ की सिचुएशन में कोई भी स्ट्रेस आता है तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ अलार्म, रेजिस्टेंस, देन एग्जॉस्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्शियम रिक्वायरमेंट पर डे ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट रहेगा पर डे का। ऑप्शन नंबर ए इज़ 20 mg पर डे, ऑप्शन नंबर बी इज़ 100 mg, ऑप्शन नंबर सी इज़ 750 mg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1000 mg। जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 1000 mg पर डे। यदि एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसका 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है तो उसका कैल्शियम रिक्वायरमेंट रहेगा 1000 mg पर डे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ बॉय हैज़ एन IQ ऑफ 45 ही शुड बी क्लासिफाइड एज। यदि एक लड़का है जिसका IQ लेवल 45 आ रहा है तो हमें बताना है वो कौन से कैटेगरी का रिटार्डेशन रहेगा उसे। ऑप्शन नंबर ए इज़ मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ माइल्डली मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रोफाउंडली मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑप्शन नंबर डी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेशन। यदि एक व्यक्ति है जिसका IQ लेवल 45 आ रहा है तो उसे मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेशन कहेंगे। यहाँ पर आप जो डिग्री ऑफ सिवियरिटी है वो देख सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन की। माइल्ड हम कब कंसीडर करेंगे, यदि IQ लेवल 50 से लेकर 70 के बीच में है तो उस कंडीशन में हम माइल्ड बोलेंगे। उसके बाद यदि जो कोई व्यक्ति है उसका IQ लेवल 35 से लेकर 55 तक
आ रहा है तो उसे हम मॉडरेट रिटार्डेशन की कंडीशन में रखते हैं। यदि किसी का IQ लेवल 20 से लेके 40 के बीच में है तो उसे हम सीवियर रिटार्डेशन बोलेंगे, और यदि किसी व्यक्ति का IQ लेवल जो है वो 20 से बिलो है तो उसे हम प्रोफाउंड रिटार्डेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, an act of painless putting a person to death suffering from incurable or distressing phase is known as। यह है कि यदि कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा कष्टदायक अवस्था में, बहुत ज़्यादा ऐसी डिसीज़ कंडीशन में है जो क्योर भी नहीं हो सकती और पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन सहन कर रहा है, और तो उस कंडीशन में अगर हम उसे मर्सी किलिंग दे रहे हैं, मतलब उसको ऐसी जो है डेथ दे रहे हैं जिससे उसे पीसफुल डेथ मिले, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ एम्बाल्मिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑटोप्सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ यूथेनेशिया, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, यूथनेशिया। यूथनेशिया इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनली एंडिंग लाइफ ऑफ रिलीफ पेन एंड सफरिंग। यदि कोई व्यक्ति है वो पेन से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी डिसीज़ कंडीशन है जो क्योर नहीं हो सकती है, और अगर हम उसे इंटेंशनली उसकी लाइफ को एंड कर रहे हैं तो उसे यूथनेशिया कहा जाता है, और यूथनेशिया को ही मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सोगैमी इज़, एक्सोगैमी का मतलब पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट, समूह या जाति के बाहर विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी इज़ मैरिज विथ इन द ग्रुप, समूह के भीतर विवाह करना। ऑप्शन नंबर सी इज़ एन एक्सपेरिमेंटल मैरिज, एक प्रयोगात्मक विवाह करना। एंड ऑप्शन नंबर डी कंपेशनेट मैरिज, अनुकंपा विवाह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट, समूह या जाति के बाहर विवाह करने को एक्सोगैमी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एडीज मॉस्क्यूटो ब्रीड्स इन, यहाँ पर पूछा है एडीज मच्छर कहाँ पनपते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्लीन वाटर, साफ पानी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर, गंदे और प्रदूषित पानी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, कृत्रिम रूप से इकट्ठा किए गए पानी में। एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वाटर कंटेनिंग एक्वेटिक वेजिटेशन, या फिर जहाँ पर जलाभी वनस्पति युक्त पानी में प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर। यदि कृत्रिम रूप से जो पानी है वो इकट्ठा होता है तो उसमें एडीज मॉस्क्यूटो हैं वो पनपते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टेब्लिश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1927, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1952, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1932 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1920। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 1920। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसे 1920 में डिस्कवर किया गया था, और इसका मिशन था टू प्रोवाइड रिलीफ इन टाइम ऑफ डिज़ास्टर इमरजेंसी एंड प्रोमोट हेल्थ एंड केयर ऑफ वल्नरेबल पीपल एंड कम्युनिटीज़। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का जो है मेन फंक्शन होता है डिज़ास्टर और इमरजेंसी की कंडीशन में जो है रिलीफ प्रोवाइड करना, हेल्थ को प्रमोट करना, और जो वल्नरेबल पीपल्स होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करना कम्युनिटीज़ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है रिगार्डिंग केयर ऑफ द कॉर्ड विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि जब अम्बिलिकल कॉर्ड की केयर की जा रही हो तो उसके लिए क्या स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ टाई एट 2 प्लेसेस बिफोर कटिंग द कॉर्ड, नाभिनाल को काटने से पहले 2 स्थानों पर बांधना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ फर्स्ट टाई शुड बी प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अम्बिलिकस, पहला बंधन नवजात शिशु के नाभि के लगभग 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बांधना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज सेकेंड टाई शुड बी 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट वन, दूसरा बंधन पहले बंधन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी देयर शुड बी 2 ब्लड वेजल्स इन द कॉर्ड, या फिर जो एम्ब्लॉइकल कॉर्ड है उसमें 2 ब्लड वेजल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो यहाँ पर हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है।
यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, देयर शुड बी 2 ब्लड वेसल्स इन द कॉर्ड। यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट में दिया गया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच फेज ऑफ हेल्पिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज ओरिएंटेशन फेज। कौन से, यहाँ पर पूछा गया है सहायता संबंध के किस फेज को अभिविन्यास फेज रूप में निर्देशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज प्री इंटरेक्शन फेज, ऑप्शन नंबर बी इज इंट्रोडक्टरी फेज, ऑप्शन नंबर सी इज वर्किंग फेज एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्मिनेशन फेज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इंट्रोडक्टरी फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वाज कॉइंड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि मेडिकल सोशियोलॉजी जो टर्म है किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज चार्ल्स मैकिंटायर, ऑप्शन नंबर बी इज लुइस ब्लैंक, ऑप्शन नंबर सी इज बाइनेट एंड सिमोन, ऑप्शन नंबर डी इज कार्ल जंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैकिंटायर के द्वारा मेडिकल सोशियोलॉजी टर्म जो है ये दी गई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉक्टर ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन मीन्स द पर्सन वो ट्रीट। यहाँ पर पूछा गया है पोडियाट्रिक मेडिसिन के अंदर जो डॉक्टर्स आते हैं वो किन चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, कौन से डिसीजेस का। ऑप्शन नंबर ए इज़ फुट कंडीशन, ऑप्शन नंबर बी इज़ ओरल डिसीजेस कंडीशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओल्ड एज पीपल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डिसीजेस ऑफ चिल्ड्रन। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फुट कंडीशंस। जो पर आप देख सकते हैं पोडियाट्रिक मेडिसिन इज द स्पेशलिटी ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ फुट एंड लेग डिसऑर्डर बाय मेडिकल एंड सर्जिकल मीन्स। जो पोडियाट्रिक मेडिसिन है ये ऐसे स्पेशल टाइप की मेडिकल साइंस है जिसके द्वारा जो भी लेग और फुट डिसऑर्डर्स होते हैं उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ रूफ। यहाँ पर पूछा गया है कि छत की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 10 फीट, ऑप्शन नंबर बी इज़ 12 फीट, ऑप्शन नंबर सी इज़ 15 फीट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 20 फीट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 10 फीट। जो हाइट है रूफ की वो 10 फीट रहना चाहिए मिनिमम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ MS एक्सेस। MS एक्सेस क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS एक्सेस जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी जो है कॉन्ट्रासेप्शन की टर्मिनल मेथड है। ऑप्शन नंबर ए इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर बी इज हार्मोनल मेथड्स, ऑप्शन नंबर सी इज मेल स्टरलाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर बी इज बैरियर मेथड्स। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी मेल स्टरलाइजेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द रिसेप्टर ऑर्गन फॉर सेंसेस ऑफ हियरिंग आर लोकेटेड इन। यहाँ पर पूछा गया है सेंस ऑफ हियरिंग के लिए जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो कहाँ पर लोकेटेड रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉक्लिया, ऑप्शन नंबर बी इज यूट्रिक्यूलस, ऑप्शन नंबर सी इज सेक्युलस एंड ऑप्शन नंबर डी इज मिडल ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।